फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो यहाँ आप मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि आइकॉनिक स्टूडेंट्स का उद्देश्य एक ही है। अब हर एक बोर्ड एग्ज़ाम पास करना होगा आसान, क्योंकि आपके पास आ चुका है आइकॉनिक स्टूडेंट का एक बेहतर टीम, जो आपको एक बेहतर मार्गदर्शन के साथ एक बेहतर लेक्चर दे रहा है, प्लस में आपको निःशुल्क एक बेहतर नोट्स भी अवेलेबल करवा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको इधर उधर जाने की अब कोई समस्या नहीं है और थोड़ा सा भी बोर्ड एग्ज़ाम का प्रेशर आपको नहीं रखना है, क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट आपसे ज़्यादा आइकॉनिक स्टूडेंट सोच रहा है कि हमारे बच्चे किस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएं और बोर्ड एग्ज़ाम में अव्वल करें। ठीक है, तो आप बिना सोचे समझे इस आइकॉनिक स्टूडेंट्स के साथ बने रहें और इसके साथ जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है समझते रहें। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखें। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ें। तो हम लोग आज जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्लास 10th का इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्या है दोस्तों, क्लास 10th का इकोनॉमिक्स सेक्शन हम लोग आज से प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर का नाम है वो है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या है और इसके विकास कैसे हुआ, या इन सभी बातों का हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। क्या अर्थव्यवस्था है क्या, सबसे पहले इस बात को समझेंगे। इसके विकास किस प्रकार से हुए और इसके विकास के क्या कुछ इतिहास हैं, इन बातों का हम लोग इस चैप्टर में इस लेक्चर में अध्ययन करने वाले हैं। उससे पहले मैं दोस्तों आपको एक छोटा सा बात बता दूं कि आप अर्थव्यवस्था से क्या समझते हैं। ठीक है, आप किसी को इनमें से किसी को पता है कि अर्थव्यवस्था से हम क्या समझते हैं। हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का जो नाम है, उस चैप्टर का जो टॉपिक है, पहले हमें उस चीज़ को कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक में वो है क्या, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को जान लेते हैं तो इस चैप्टर के अंदर क्या बातें होगा क्या नहीं होगा, इस चीज़ को आप जानने में सक्षम होंगे। तो चलिए समझते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। देखिएगा, अर्थ सबसे पहले क्या है, अर्थ और व्यवस्था। अर्थ और व्यवस्था को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, व्यवस्था को जोड़ा गया है। अर्थ का तात्पर्य होता है मुद्रा। क्या होता है बाबू, मुद्रा। क्या होता है बाबू, मुद्रा। मुद्रा का मतलब आप सभी को पता होगा, मुद्रा पैसा होता है, धन होता है। ठीक है, मुद्रा का तात्पर्य क्या होता है, धन होता है, पैसा होता है। ठीक है, और व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब तो सभी को पता होगा। कहते हैं ना, कहीं मान कर चलिए गांव में शादी वादी हो रहा है तो लोग कहते हैं ना कैसा व्यवस्था चल रहा है, मतलब व्यवस्था का मतलब तो सबको समझ में आ रहा होगा, तैयारी। ठीक है, क्या हुआ, तैयारी, कार्य प्रणाली कह सकते हैं हम अपने शब्दों में। ठीक है, कार्य प्रणाली, कार्य कैसा चल रहा है इसको कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि क्या है, अर्थ और व्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, अर्थ का तात्पर्य होता है मुद्रा या फिर धन से। ठीक है, तो धन की किस प्रकार से व्यवस्था की जाती है, धन का किस प्रकार से कार्य किया जाता है धन से, इन सभी का अध्ययन हम लोग अर्थव्यवस्था में करते हैं। कोई समस्या। अर्थव्यवस्था को हमारे भारत में कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में उल्लेख किए थे। ठीक है, इतना आपको पृष्ठभूमि जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम क्या बताएं कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, आप बताने में सक्षम होंगे। उम्मीद है मुझे कि अर्थ और व्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि अर्थ का मतलब होता है मुद्रा या फिर धन से, और व्यवस्था जिस मुद्रा का जिस धन का हम किस प्रकार उपयोग करेंगे उस व्यवस्था में बताया जाता है। यह पुस्तक किसने दिया था, तो हमारे भारत में कौटिल्य ने, कौटिल्य याद रखिएगा, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र पुस्तक में अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया था। कोई समस्या। चलिए अब हम लोग आगे अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा इतिहास की बात करें तो हम लोग थोड़ा पृष्ठभूमि को समझना चाहते हैं।
आप सभी को पता होगा कि हमारा भारत जो था वो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का गुलाम था। इस बात को सबको पता होगा। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी से पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजी शासन का क्या रहा, गुलाम रहा। ठीक है, लगभग 200 वर्षों तक हमारा भारत पहले से ही बहुत अर्थव्यवस्था में उन्नत था। प्राचीन काल से ही हमारा अर्थव्यवस्था क्या था, बहुत ही बेहतर था। लेकिन कुछ लुटेरे कहा जाए या फिर कुछ कहा जाए, कुछ भी कहा जाए, दूसरे देशों का लोग क्या किए, हमारे देश में घुसकर, हमारे देश में आकर हमें गुलाम बनाए और जितने भी हमारे धन संपदा थी, जितने भी हमारे खनिज संसाधन थी, उन सभी को दुरुपयोग किए। इसी का हम लोग पृष्ठभूमि समझ रहे हैं कि क्या है। सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी। हमारा भारत कब आज़ाद हुआ बाबू? तो हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इसीलिए हम 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं। कोई समस्या? इस दिन हम लोग मीठा झंडा फहराते हैं और मिठाई एक दूसरे को खिलाकर, जलेबी खिलाकर क्या करते हैं, स्वतंत्रता की उत्सव मनाते हैं। चलिए, उसके बाद कहा जा रहा है कि 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजी शासन क्या किया, हमारे देश पे गुलाम किया, लगभग 200 वर्षों तक। ठीक है, याद रखिएगा, इतने सालों तक हम पे शोषण किया गया, हमारे समाज पे, हमारे देश में शोषण किया गया। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहे जाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू आपके लिए। उस समय भारत को क्या कही जाती थी, सोने की चिड़िया कही जाती थी। सोने की चिड़िया, देखिए यहाँ पे, देखिए हमारा भारत सोना का चिड़िया था बाबू। मतलब कहने के लिए, मतलब समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे बहुत अच्छा धन संपन्नता था। हमारा भारत प्राकृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सभी सामाजिक रूप से सब तरह से मजबूत था। लेकिन बाहरी कुछ घुसपैठियों ने हमें क्या किया, हमें भूखा नंगा फकीर बनाकर चला गया। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन अंग्रेजी शासन ने सोने की चिड़िया का भरपूर शोषण किया, देखिए यहाँ पे, तथा जमकर लूटा, जिसके कारण भारत में आर्थिक गति, देखिए बोल रहा है, आर्थिक विकास की गति मंद कर गई तथा नगण्य रही। इतना ज़्यादा यहाँ पे शोषण किया गया। शोषण का तात्पर्य है यहाँ सामाजिक लोगों को, यहाँ के प्रत्येक, देखो क्या क्या यहाँ पे देख रहे हैं ना, किस तरह से यहाँ पे हमारे देश में ही, हमारे देश के नागरिकों को किस तरह से ये लोग शोषण कर रहे हैं, किस तरह से बंदी बनाए हुए हैं, किस तरह से मार रहे हैं। ठीक है ना, तो यही कहा जा रहा है कि हमारे देश में आर्थिक विकास की गति को क्या कर दिया, मंद कर दिया, मतलब रोक दिया, तथा अंग्रेजी शासन 200 वर्षों में भारत अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं हुआ। ठीक है, मतलब यहाँ से जो भी जो भी सामान होते थे वो अपने विदेश ले जाकर बेचते थे। जो भी, अब का मान लो आपके पास एक खजाना है, ठीक है, आपके पास एक खजाना है, इस खजाने में से आप हर रोज़ निकाल ही रहे हैं, तो दिन पे दिन खजाना क्या होगा, खाली ही ना होगा। उसी तरह से अपना भारत क्या हुआ, खाली हुआ। अब हम लोग समझते हैं, एक शब्द हमारे सामने है, उपनिवेशवाद। इस शब्द से हम क्या समझते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में यह सब शब्द बहुत बार बार पूछा जाता है। ठीक है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, समझिएगा, जब कोई देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है तो उसके समस्त आर्थिक तथा व्यवसायिक कार्य का निर्देश एवं नियंत्रण शासक देश का होता है, तो ऐसे में क्या कहते हैं, शासित देश को शासन देश का उपनिवेशवाद कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया होगा, फिर से हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जब कोई देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है, मानकर चलिए कोई देश है, ठीक है, अपना भारत को ही ले लेते हैं, अपना भारत एक देश है, ठीक है, तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि जब कोई देश बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के, मतलब कोई बड़ा सा देश, ठीक है, जो समृद्ध है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सब कुछ से समृद्ध है यह, तो इसके अंतर्गत यह देश अगर रहता है तो इसे उपनिवेशवाद कहते हैं। मतलब यहाँ का जो शासन प्रशासन है इस देश का, वो कौन चलाएगा, तो इस देश के अंतर्गत, यहाँ इस देश के जो सरकार है वह फैसला करेगी कि यहाँ पे क्या
कौन से सामान कितने दामों में बिकेंगे, क्या कानून होगा, क्या नहीं होगा, इन सब चीज़ का यहाँ पे जो फैसला करेगी इस देश के सरकार करेंगे। इसे हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं। कोई दिक्कत? मतलब यह जो देश है वो स्वतंत्र नहीं है, किसी दूसरे देश के इशारों पे काम करना पड़ रहा है। समझ रहे हैं ना बात को? भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का उपनिवेश रहा, ये सभी को पता होगा। चलिए आगे हम लोग अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। देखिए अर्थव्यवस्था का अर्थ अब बताया जा रहा है आपको, अर्थव्यवस्था का अर्थ, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। अर्थ क्या? हमारी वो सभी क्रियाएं, शब्दों पे गौर कीजिएगा। मेरा जो नोट्स रहता है वो अपने आप में एक बेहतरीन नोट्स है, ठीक है ना। अगर हम आपको नहीं भी पढ़ाते हैं या फिर कोई टीचर आपको नहीं भी पढ़ाता है, अगर हमारे नोट्स आप सिर्फ पढ़ते हैं, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगा, आप खुद भी समझ सकते हैं। इतना आसान शब्द में हम प्रयास करते हैं आपके लिए नोट्स बनाने का। हमारी वे सभी क्रियाएं जिसमें हमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। कोई समस्या? आपसे पूछ दिया जाए कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, आप बताने में आप सक्षम होंगे? आर्थिक क्रिया का मतलब क्या समझे? हमारे वो सभी क्रिया, मतलब हम जितने भी काम कर रहे हैं, सभी काम अपने दैनिक जीवन में जो भी काम कर रहे हैं वो सभी काम जिसमें आय प्राप्त हो, जिसमें पैसा हमें प्राप्त होता हो, वह क्या हुआ? आर्थिक क्रिया। वैसे काम नहीं जो हम सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये नहीं। वैसे काम जिसमें हमें उस काम के बदले कुछ आय प्राप्त हो रहा है, उस काम के बदले कुछ पैसा प्राप्त हो रहा है, इसे हम आर्थिक क्रिया कहेंगे। समझ गए? आसान शब्द में हम बताने का प्रयास किए हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है, ठीक है, या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है। हम लोग शुरू में क्या समझे? अर्थ और व्यवस्था दोनों में हम लोग मतलब समझे ना, दोनों में फ़र्क समझे। अर्थ का मतलब क्या होता है? धन, मुद्रा, और व्यवस्था का मतलब होता है नियम, उसको चलाने का तरीका। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ यही ना बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है। कोई समस्या रहेगा तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा। जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार, ये सब क्या हो गया? तो हमारा आर्थिक क्रियाएं हो गई। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे है प्रत्येक अर्थव्यवस्था दो प्रमुख कार्य संपादित करती है, उसे हम लोग समझते हैं। क्या क्या इसकी दो कार्य संपादित है, इसे हम लोग समझते हैं। जो पहला हमारे सामने है कि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था का पहला क्या है? पहला प्रमुख जो है वह है कि लोगों की आवश्यकता, मानकर चलिए आपको किसी वस्तु की आवश्यकताएं हैं, तो उस वस्तु की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। दूसरा है लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। अब मानकर चलिए आपको किसी भी तरह का चीज़ मानकर चलिए ज़रूरत है, कोई ऐसे वस्तु का ज़रूरत है जो बाज़ार में नहीं है, जो इस दुनिया में है ही नहीं, ठीक है। कहा जाता है ना कि आवश्यकता क्या है? आवश्यकता ही आविष्कार का जननी है, यह कहा जाता है। तो किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ता है या तभी उस चीज़ की क्या होती है? उस चीज़ का विकास होता है, उस चीज़ का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब किसी वस्तु का डेवलपमेंट होगा तो उस वस्तु को बनाने के लिए क्या होगा? श्रम की ज़रूरत होगी। अब जो श्रम करेंगे उसको क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। रोजगार के बदले में क्या मिलेगा? उसको आय मिलेगा। देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, समझ रहे हैं ना बाबू। अगर हमें मोबाइल फ़ोन की आवश्यकताएं हो अभी पड़ गई अभी के समय में, तो इस मोबाइल फ़ोन के बनाने के लिए किसी न किसी जगह पे क्या हो रहा होगा? श्रम का कार्य हो रहा होगा, कोई ना कोई तो इसे बना रहे होंगे, तभी तो हमारे पास आपके पास पहुंच पा रहा है, ठीक है। इसको बनाने वाले जो कारीगर होंगे उनके पास उनको बनाने के बदले कुछ पैसा दिया जा रहा होगा, कोई दिक्कत। उसको बाद उससे क्या हो रहा है? बेचा जा रहा होगा, तो बेचने पे क्या हो रहा होगा? उसे लाभ हो रहा होगा जो इसका मालिक होगा। और क्या हो रहा होगा? आम जनता का भी क्या हो रहा होगा? संतुष्टि हो रहा होगा। देखा शब्द है संतुष्टि हो रहा होगा कि उनको क्या हो गया? एक आसान सा
फ़ोन मिल गया है जिससे वह क्या हो सकते हैं, दूर दूर तक अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबका क्या हुआ, लाभ हुआ। एक कारीगर का भी लाभ हुआ, एक जो बनाया है उद्योगपति, जिस कंपनी का मालिक है उसको भी फ़ायदा हुआ, और आम जनता को भी फ़ायदा हुआ ना। तो इसमें सबका फ़ायदा हुआ, यही समझाने का यहाँ प्रयास किया गया है दोनों में। ठीक है, अर्थात लेविस के अनुसार, लेविस एक अर्थशास्त्री हैं, एक विचारक हैं। लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। देखिए अभी हम एग्जाम्पल में क्या आपको बताएं, एग्जाम्पल में ही ना बताएं कि राष्ट्र में संपूर्ण, राष्ट्र का मतलब क्या होता है, देश, हमारे देश के में संपूर्ण व्यवहार होता है जिसके आधार पर मानवीय मतलब मानवों का आवश्यकताओं की संतुष्टि होता है। यहाँ पे जब हम फ़ोन का एग्जाम्पल आपको दिए, मोबाइल फ़ोन का, तो इसको बनाने में हम बताएं ना, इसमें जो बनाने वाला है उसको भी संतुष्टि मिल गया, उसे भी लाभ हुआ, जो बना रहा है कारीगर उसे भी लाभ हुआ, और जो प्राप्त कर रहा है आम जनता, जो प्राप्त कर रहे हैं उसे भी लाभ हुआ। ठीक है, वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था क्या है, तो आजीविकाएं का अर्जन एक प्रणाली है। ब्राउन के अनुसार देखिए, अगर आपसे पूछ जाए कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो प्लीज़ आप सब डिफिनेशन मत भूलिएगा, यह सब डिफिनेशन। अर्थव्यवस्था क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि आर्थर लेविक के अनुसार अर्थव्यवस्था किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से है जिसकी आधार पर मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्टि के लिए वह अपने साधनों का प्रयोग करता है। पहला डिफिनेशन हो गया। दूसरा डिफिनेशन है, ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था क्या है, तो आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ठीक है, अगर इस प्रकार से आप अपने कॉपी में लिखते हैं किसी बड़े बड़े थिंकर का, किसी बड़े बड़े विचारक का, अगर आप अपने कॉपी में आंसर में जिक्र करते हैं, तो सच बता रहा हूँ मैं, आपका कॉपी एक बहुत ही बेहतरीन होगा और आपको नंबर बहुत ही अच्छा मिलेगा। समझ रहे हैं ना मेरे बात को, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता चल जाता है कौन बच्चा पढ़ा है, कौन बच्चा कॉपी किया है। ठीक है ना, उनका हर साल का काम है यह चेक करना कॉपी, तो उनको तो इतना एक्सपीरियंस है ना कि कौन बच्चे किस तरह से लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं। दूसरे शब्द में अर्थव्यवस्था क्या है, तो आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। देखें, बहुत सिंपल भाषा में आपका लिखा गया है। अगर दूसरे शब्दों में हम लोग अर्थव्यवस्था को समझें तो क्या है अर्थव्यवस्था, आर्थिक क्रिया। आर्थिक का मतलब क्या होता है, आर्थिक रूप से मतलब पैसों से लेन देन की चीज़ें। आर्थिक क्रिया का ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी क्या चलाते हैं, आजीविका। आजीविका का मतलब आपको पता होना चाहिए। आजीविका का मतलब होता है अपने जीवन को यापन करना। ठीक है, अपने जीवन चलाना। ठीक है, अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं योग्य है। अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा क्या है, तो अर्थव्यवस्था विभिन्न प्रकार की होती है। अगर हम लोग अर्थव्यवस्था की संरचना की बात करें या ढांचा की बात करें, तो अर्थव्यवस्था क्या है, विभिन्न प्रकार की है। आर्थिक क्रियाएं तथा गतिविधियां संपादित की जाती है। इन क्रियाओं को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है, उसे हम लोग समझते हैं। पहला है आपका प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र और तीसरा है तृतीय क्षेत्र। ठीक है, और भी क्षेत्र हैं लेकिन आपको ये 3 ही क्षेत्र पढ़ना है। ठीक है, और भी क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, पंचम क्षेत्र और छठम क्षेत्र भी अभी कहा जा रहा है वर्तमान में अर्थव्यवस्था में। सुनने को ऐसा चीज़ आ रहा है, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट है, आपके लिए जो एग्जाम में पूछने योग्य है, वो मात्र यह 3 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 4, 5 ये सब नहीं आते, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट होगा तो हम छोड़ते ही नहीं आपको। चलिए इन तीनों क्षेत्रों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, सबसे पहले क्या है आपका प्राथमिक क्षेत्र, और उसके बाद है आपका द्वितीयक क्षेत्र। चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। याद रखिएगा बाबू, अगर आपसे पूछ दे कि प्राथमिक क्षेत्र का अन्य नाम क्या है, MCQ में पूछ दे, औद्योगिक क्षेत्र दे दे, सेवा क्षेत्र दे दे या फिर कोई और क्षेत्र दे दे, तो आप वहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है तथा इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन
तथा जंगल से वस्तुओं को प्राप्त करना ऐसी व्यवस्था को आते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगल से वस्तुओं को प्राप्त करना, ये सब आते हैं। मतलब समझ जाइए कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? तो प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, जो प्राकृतिक से बन रहे हैं, ठीक है, तो ईश्वर के द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं, जिसको जो कच्चा माल है, जिसके द्वारा हम लोग विनिर्माण का कार्य कर रहे हैं। उसको कोई कच्चा माल हम लोग कहीं से लाते हैं ना, तो उस कच्चे माल का क्या करते हैं, फिर उस कच्चे माल से कोई वस्तु निर्माण करते हैं, वह द्वितीय क्षेत्र में आएगा। समझते हैं द्वितीय क्षेत्र को। अब प्रथम क्षेत्र आप समझ गए, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। औद्योगिक, ठीक है, दो नाम है सबका, याद रखिएगा। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है तथा इसके अंतर्गत खनिज व्यवस्था, देखिए अभी हम बताएं ना, खनिज व्यवस्था, निर्माण कार्य, जीवन योगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। समझिएगा मेरे बात को। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें क्या है, प्राकृतिक चीज़ें प्राप्त की जाती है, ठीक है। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र, इसमें उस वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद उस वस्तु का क्या बनाया जाता है, उस जो कच्चे माल है उसे प्राप्त करने के बाद कोई वस्तु बनाया जाता है, इसे द्वितीय क्षेत्र कहेंगे। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, तो तृतीय क्षेत्र में आएगा आपको कि उस वस्तु, अगर कोई वस्तु हम बनाए हैं, कोई वस्तु आप जंगल से लाए हैं, उसको क्या एक संरचना में ढाले हैं, तो फिर उस ढाल कर उसको फिर कहीं ना कहीं बेचेंगे ना, किसी न किसी के पास बेचेंगे, किसी न किसी नागरिक को उसका ज़रूरत होगा, उसको बेचकर हम मेरे खर्च लगा है मोरे, वो खर्च को हम प्राप्त करेंगे। तो यह तृतीय क्षेत्र में आएगा। समझिए तृतीय क्षेत्र को। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए दूसरा नाम फिर से आया आपके सामने, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, याद रखिएगा ये सब बात को। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक, ठीक है, और तृतीय क्षेत्र को क्या करते हैं, सेवा क्षेत्र। कोई समस्या? तीनों का नाम याद रखिएगा। इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है तथा ये क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है। क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। किसी न किसी को यह सेवा ही देता है तृतीय क्षेत्र। जैसे मानकर चलिए, हम आपको क्या बताएं, प्रथम क्षेत्र में आपको क्या, प्रथम क्षेत्र में कच्चा माल, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन आप प्राप्त कर रहे हैं, प्रथम क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, इस संसाधन जो प्राप्त किए हैं इसे आप विनिर्माण कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इसका उद्योग में इसे बना रहे हैं, ठीक है, इससे कोई आप वस्तु बना रहे हैं। इस वस्तु को आप अब बाजारों में बेचने के लिए निकल रहे हैं, तो इसे तृतीय क्षेत्र कहेंगे, सेवा क्षेत्र। इस वस्तु को बनाए, इस वस्तु से अब बाजार में बेचेंगे, तो बाजार में उस नागरिक, जो भी नागरिक इस वस्तु को लाभ लेगा, उसको लाभ होगा इस वस्तु का, तो उसे सेवा आप दे रहे हैं ना, तो सेवा क्षेत्र इसलिए इसे कहा गया है। कोई समस्या? बहुत ही आसान शब्दों में बता रहे हैं बाबू, यहाँ पे इतना आसान शब्दों में कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमारे सामने इम्पोर्टेंट एक और टॉपिक है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको, अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो बताते हैं विश्व में निम्न 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं, पूरे दुनिया में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं का हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहला आपके सामने है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होते क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधन का स्वामित्व एवं संचालन निजी व्यक्तियों के पास होता है। निजी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या कह रहा है, फिर से समझते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है, ठीक है, जहां उत्पादन के साधन क्या होते हैं, स्वामित्व का मतलब आप समझते हैं ना, स्वामित्व का मतलब होता है स्वयं, ठीक है, स्वयं मतलब खुद का,
स्वामित्व का मतलब खुद का संचालन होता था। निजी व्यक्ति मतलब निजी भी मतलब वही, स्वामित्व का मतलब खुद का, निजी का मतलब भी खुद का, प्राइवेट हुआ, ठीक है। तो व्यक्ति के पास होता है जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानता है। समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार समझाने का हम प्रयास करेंगे आपको कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझिएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसे कहेंगे जो एक देश में किसी औद्योगिक लोग, मतलब औद्योगिक लोग को मतलब होगा उद्योगपति, समझिएगा, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, उनके उनके इशारों पर वहाँ का उस देश का क्या चलता है, अर्थव्यवस्था चलता है, ठीक है। वो जब चाहेंगे जिस वस्तु का उत्पादन अधिक करेंगे, ठीक है, वो जब चाहेंगे किसी वस्तु का उत्पादन कम कर देंगे। इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। मतलब बड़े बड़े लोगों को हाथ में वहाँ उस देश की अर्थव्यवस्था है, ठीक है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है, सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर सकती है। उसके बाद हम लोग समझेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। आज हम लोग इतना ही समझते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तक। आज हम लोग अपने क्लास का अंत करते हैं क्योंकि ज़्यादा क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो चुका है, ठीक है। आप सबको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम क्लास का ड्यूरेशन नहीं बड़ा करते हैं। 1 घंटा 2 घंटा क्लास देखने से मतलब नहीं है। हम बार बार इस लेक्चर में सब कहते हैं, चीज़ को समझिए, फोकस कीजिए कि हम आज कितना चीज़ समझ पाए हैं, ठीक है। 1 घंटा 2 घंटा लेक्चर देने से कोई कुछ नहीं होता है। हम बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो बच्चों को भड़काते हैं, बच्चों को मतलब भ्रमित कर देते हैं, बच्चों को डरा देते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के नाम पे। तो प्लीज़ आप सब उतना टेंशन मत लीजिए। आपका एग्ज़ाम से हम 1 महीना पहले कम से कम पूरा सिलेबस कवर करेंगे और साथ में आपको पूरा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन होगा 10 से 15 वर्षों का, हम वो भी आपको रिवाइज करवाएंगे। तो प्लीज़ घबराइए मत, यहाँ पे आपको बेहतर स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। आप सबको नोट्स मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स सब लोग को नहीं बताएं तो प्लीज़ आप लोग बता दीजिए ताकि वो लोग भी इस चैनल के माध्यम से अपने आप को लाभान्वित कर सकें, अपने नॉलेज को बढ़ा सकें और वो भी अपने एग्ज़ाम को, स्ट्रेस को कम कर सकें, ठीक है। यहाँ पे बेस्ट मटेरियल दिया जाता है, याद रखिएगा। इस चैनल का एक ही उद्देश्य है, बच्चों को अच्छा नॉलेज देना, समझ रहे हैं ना बात को। तो प्लीज़ आप लोग अपने अपने लोगों को, अपने अपने दोस्तों को बता दें इस चैनल के बारे में, सबको शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, जहाँ भी आप जो यूज करते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक पूरी अर्थव्यवस्था में कहीं पे भी समझाने में हम सक्षम नहीं रहे हो या फिर हम जल्दीबाजी कर दिए हो तो प्लीज़ आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग एक कमेंट कर कर मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर आपने यहाँ पे कुछ नहीं बताया है या फिर हमको समझ में नहीं आया है, या फिर अगर समझ में भी आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इससे मुझे क्या मिलता है, तो एक मनोबल बढ़ता है हमें कि हमारे बच्चे किस प्रकार से समझ पा रहे हैं मेरे बातों को, मेरे आवाज़ उनके तक पहुंच पा रहा है या नहीं। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और ज़्यादा करने के लिए मुझे शक्ति मिलती है। तो जय हिंद, जय भारत।